आज हमारे साथ गैसन दिनकर मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे तमाम बिंदुओं पर और पूरा आपसे रूबरू कराएंगे मिशन मूवमेंट के बारे में और काफ़ी कुछ जानने की कोशिश करेंगे। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद आपको। काशीराम जी की जयंती पर कुछ संदेश लोगों को। आज पूरे भारतवर्ष में जी और विश्व के तमाम ऐसे देश जो बुद्धिज्म से प्रेरित हैं या बुद्धिज्म को अंगीकार कर लिया है और वे लोग जिनकी सोच मानवता पर आधारित है, आज वे सभी लोग मानवर कांशीराम जी का जन्मदिन बड़ी धूमधाम के साथ और इस संकल्प के साथ कि जो उनकी चाहत थी संपूर्ण भारत में शिद्दत के साथ हम लोग लागू करेंगे, मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, ऐसी शिद्दत के साथ लोग बड़ी धूमधाम के साथ मना रहे हैं। आज लखनऊ में कांशीराम स्मारक स्थल पर विशेष करके बहुजन समाज पार्टी के लखनऊ मंडल, कानपुर मंडल और अयोध्या मंडल के जिम्मेवार साथीगण आ करके मानवर कांशीराम जी के जन्मदिवस को मनाया है। वहीं पूरे प्रदेश में प्रत्येक मंडल स्तर पर कार्यकर्ताओं ने इकट्ठे होकर के मानवर कांशीराम का जन्मदिवस उन्हें शत शत नमन करने का और उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए विचार गोष्ठियों का आयोजन किया है। जहाँ तक खबरें मिल रही हैं कि लगभग पूरे उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश के अन्य राज्यों में भी कहीं स्टेट लेवल पर, कहीं स्टेट के कई हिस्सों पर और कहीं किसी स्टेट के जिले स्तर पर मानवर कांशीराम जी का जन्मदिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ और धूमधाम के साथ तथा श्रद्धा के साथ मनाया गया है। जी मानवर कांशीराम जी तथागत गौतम बुद्ध का जो मार्ग है, जिसे बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने 3 शब्दों से, जिन्हें तमाम कैडर कैंपों में बोलते हैं कि ये बाबा साहब अम्बेडकर ने 3 मंत्र दिए थे, शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित हो। मानवर कांशीराम जी ने जो DRDO में एक वैज्ञानिक पद पर थे और दीना भाना नाम के एक शख्स ने, जो वहीं का कर्मचारी था, जिसे बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाने पर रोक लगा दी गई थी, छुट्टी ख़त्म कर दी गई थी, लेकिन दीना भाना ने वो जयंती मनाई और इस गुनाह के लिए कि उन्होंने मानवर कांशीराम जी की जयंती, बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती क्यों मनाई, इस बात को लेकर के उन्हें निलंबित कर दिया गया था। जब ये बात दीना भाना ने मानवर कांशीराम जी से बाबा साहब अम्बेडकर के कृतित्व और व्यक्तित्व के बारे में जानकारी दी और जाति उच्छेद नाम की एक पुस्तक जो बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखी थी, उसे मानवर कांशीराम जी को दिया। मानवर कांशीराम जी ने एक ही रात में उस किताब को 3 बार पढ़ा और 3 बार पढ़ने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि जिस मसीहा की बदौलत हम इस पोस्ट पर हैं या हमें जीने का अधिकार मिला है, उस मसीहा की जयंती मनाने की छुट्टी जिन लोगों ने की है, जब तक ऐसे लोगों की मैं देश से छुट्टी नहीं कर दूंगा, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। उन्होंने इस्तीफा दिया, घर बार त्यागा और बाबा साहब अम्बेडकर की चाहत को पूरा करने के लिए और इस देश को सम्राट अशोक के स्वप्न का भारत बनाने के लिए पूरी जिंदगी का एक एक क्षण न्यौछावर किया। तमाम जाति और धर्म में बांटे गए लोगों में नफ़रत को ख़त्म करके, भाईचारा पैदा करके, एक एक आदमी को जोड़ करके एक ऐसी ताकत, बहुजन की एक ऐसी ताकत खड़ी कर दी, ऐसी विचारधारा खड़ी कर दी
कि जिसके नतीजे देश के विभिन्न राज्यों में आए हैं और विशेष करके जिस राज्य के हम रहने वाले हैं जी उत्तर प्रदेश में 4 बार आदरणीय बहन जी के नेतृत्व में हुकूमत बनी। जी आज उन्हीं का जन्मदिवस था। 15 मार्च 1934 को पंजाब की धरती में उनका जन्म हुआ था जी और उनके जन्म के ठीक 1.5-2 साल पहले ही बाबा साहब अम्बेडकर ने 1932 में इस देश को, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, जो भी वयस्क है, वयस्क मताधिकार का हक बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस दिन दिया था, उसी दिन से इस देश में राजतंत्र का खात्मा होना शुरू हो गया था और लोकतंत्र की बहाली की शुरुआत हो गई थी। जी ठीक 1.5 साल बाद जब मानवर कांशीराम जी का जन्म हुआ तो लग रहा है कि मानवर कांशीराम जी ने कहा कि ये मसीहा, जिस वोट की ताकत तुमने भारत के उन तमाम शोषित, दलित, वंचित और पीड़ित लोगों को दिया है, इस ताकत का एहसास कराने के लिए मैं पैदा हो गया हूँ और जो तुमने हक और अधिकार दिलाने का काम किया है उसको असली जामा पहनाने का मैं प्रयास करूँगा। और इसी चाहत के तहत राजतंत्र में तो एक ही व्यक्ति होता है जिस पर सारी शक्तियाँ निहित होती हैं। बिल्कुल। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर को जब संविधान बनाने का मौका मिला तो इस देश को संचालन के लिए 3 प्रकार की व्यवस्थाओं को दिया, जिसमें इस देश के नागरिकों को सबसे बड़ी ताकत सोशल जस्टिस, यानी जो सामाजिक गैर बराबरी है, समता का अधिकार, आर्थिक मामलात में जो गैर बराबरी है, इकोनॉमिकल जस्टिस, और सबसे बड़ा जो न्याय देने का काम किया, संविधान में उसकी गारंटी दी, वो है पॉलिटिकल जस्टिस। वास्तव में मानवर कांशीराम जी ने अपने थोड़े से जीवन काल में जो पॉलिटिकल जस्टिस है सबसे बड़ा हैमर किया और उसके लिए तमाम जाति और धर्म में तोड़े गए लोगों को जोड़ने का काम किया और भारत में एक बहुत बड़ी ताकत पैदा कर दी। उस ताकत के नतीजे उत्तर प्रदेश में 4 बार देखने को मिले हैं। उत्तर प्रदेश के अलावा भी राज्य देश के लगभग 16 अन्य राज्यों में भी जी हमारे मेंबर बने हैं, जी यानी जिन्हें विधायक बोलते हैं, विधायक बने हैं। जी कहीं कहीं पर हम विपक्ष की भूमिका में आए हैं और उसी मिशन और मूवमेंट को कामयाब बनाने के लिए आज सारे साथियों ने, जिन्होंने मानवर कांशीराम जी की जयंती में भाग लिया, उन्होंने जयंती मनाने के साथ साथ संकल्प भी लिया कि हम मानवर कांशीराम जी के त्याग, परिश्रम और उनकी सोच के आधार पर बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करेंगे। आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव जब उत्तराखंड राज्य में और उत्तर प्रदेश स्टेट में होंगे, हम इतनी मेहनत करेंगे, लोगों को जोड़ने का काम करेंगे कि आने वाले चुनाव में इतने बेहतर परिणाम आए कि उत्तर प्रदेश में फिर से आदरणीय बहन जी के नेतृत्व में यूपी में गवर्नमेंट बने। तो इस संकल्प के साथ और इस जुनून के साथ आज बहन मायावती जी के निर्देश पर लखनऊ में विशेष करके कानपुर मंडल, लखनऊ मंडल और अयोध्या मंडल के साथियों ने आकर के मनाया तथा पूरे देश के विभिन्न राज्यों में भी मंडल स्तर पर, जिले स्तर पर, कहीं कहीं विधानसभा स्तर पर और स्टेट के हिस्से जहां कमज़ोर हैं वहां 2-2 हिस्से पर, 3-3 हिस्से में बड़े हिम्मत और हौसले के साथ, बड़ी हंसी खुशी के साथ लोगों ने मानवर कांशीराम जी की जयंती का कार्यक्रम बनाया है और इस उपलक्ष्य में पूरे देश के लोगों को शुभकामनाएं भी अर्पित की। सर, सवाल काफ़ी करना चाह रहे थे, आपने पूरी स्टोरी बता दी और जुनून है बदल डालेंगे, ये विचारधारा पे आप हमेशा काम करते हैं। काफ़ी समय से आप जब विरोधी दल नेता भी रहे, काफ़ी विषयों पे बात किए। आज ऐसा है कि कई लोग बहुजन मिशन को बताते हैं, बहुजन विचारों को देखते हैं और वो अपने अंदाजे बयां में देखते हैं। क्या वो अंदाजे बयां सही है या गलत है, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, बहुजन समाज पार्टी की जो सोच है वो अलग कैसे? वो संकुचित नहीं है। अच्छा।
किसी जाति पर, किसी मोहल्ले पर, किसी गांव तक सीमित नहीं। अच्छा। हर कोई जो बहुजन आंदोलन से जुड़ा है, हर कोई अपने अपने बौद्धिक स्तर से प्रयास कर रहा है, कोशिश कर रहा है, लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रहा है। यह व्यापक दृष्टिकोण है और व्यापक विचारधारा है। ऐसी विचारधारा जिसकी बराबरी विश्व की कोई भी विचारधारा नहीं कर रही। जहां हम संवैधानिक रूप से अगर कहें तो हम समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व एवं न्याय पर आधारित समाज की स्थापना। किसी भी देश का कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी मजहब का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, वो नहीं चाहता कि हम मजलूमों की ज़िंदगी जिएं। हर कोई चाहता है कि हम इज्जत और स्वाभिमान की ज़िंदगी बसर करें। बहुजन समाज पार्टी पूरे देश में एक ऐसा वातावरण बनाना चाहती है कि इस देश में रहने वाले हर जाति और धर्म के लोग नफरत को छोड़ करके समतामूलक समाज की स्थापना में लगें। ऐसे समाज का वातावरण बनाएं जहाँ न कोई छोटा हो, न कोई बड़ा हो, सब लोग इंसान की तरह इज्जत की ज़िंदगी बसर करें। ऐसी फिलॉसफी, ऐसी विचारधारा जो किसी जाति और धर्म और किसी क्षेत्र के तक सीमित नहीं। लोगों ने मजहब के आधार पर, जातियों के आधार पर नफरत पैदा करके राज्य सत्ताएं तो हासिल की जी। और जिन्होंने जाति में बह करके, धर्म में बह करके या किसी को नीचा दिखाने के चक्कर में भारतीय जनता पार्टी को चुना, आज उसके नतीजे समझ में आ रहे हैं। हर कोई ये कहता नजर आ रहा है कि हमसे धोखा हो गया, हम धोखे में रहे। हम ऐसी उम्मीद नहीं करते थे कि जिस सरकार को हम चुन रहे हैं वो इतना भेदभाव करेगी, इतना अत्याचार करेगी और उस विचारधारा को, जो विचारधारा सबके हित की, उस विचारधारा को कमज़ोर करने का काम करेगी जी। इसलिए नई ऊर्जा के साथ और नई ताकत के साथ और नई सोच के साथ मिशन और मूवमेंट को कामयाब बनाने के लिए हर साथी अब लगेगा। अब भारतीय जनता पार्टी की गिनती उल्टी शुरू हो गई है और वे लोग जिन्होंने शिकंडी की भूमिका निभाई बीच में आकर के, जो जातिवादी सोच की पार्टियां हैं, क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उन पार्टियों ने भी इस तरह का माहौल खड़ा किया कि बीजेपी को हराने के लिए जरूरी है कि सारे लोग लामबंद हो जाएं। हमारे लोग भी बहुत पढ़े लिखे, जो जरूरत से ज़्यादा होशियार थे, पढ़े लिखे, शिक्षित नहीं, पढ़े लिखे जो ज़्यादा जरूरत से ज़्यादा होशियार जी। 2024 का लोकसभा का चुनाव हुआ, पूरे देश में घूम घूम करके उन लोगों ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का हारना जरूरी है। अगर आपने बीएसपी को वोट दे दिया तो भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी, संविधान को खत्म कर देगी, आरक्षण को खत्म कर देगी। आरक्षण बचाने और संविधान को बचाने के नाम पर समाज को गुमराह करके जातिवादी पार्टियों की तरफ वोट बैंक को मूव किया और उसका नतीजा रहा कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीती। और वे जो आरक्षण बचा रहे थे, संविधान बचा रहे थे, आज उनका अता पता नहीं चल पा रहा है कि वो कर क्या रहे हैं। और वस्तुतः वे भारतीय लोकतंत्र को कमज़ोर करने का काम कर रहे हैं। जब ये जाति और धर्म के आधार पर संविधान नहीं है, जाति और धर्म के आधार पर इस देश की किसी व्यवस्था को, चाहे वो व्यवस्थापिका हो, कार्यपालिका हो या न्यायपालिका हो, किसी को भी यह हक नहीं दिया गया कि वो संविधान की रोशनी से हट करके काम करे। लेकिन आज खुलेआम हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। संविधान की जो व्यवस्था है, संविधान ने जो हिदायत दी है, संविधान ने जो बॉन्ड किया, जिन चीज़ों को बाउंड किया, उन बाउंड को तोड़ करके खुलेआम भ्रष्टाचार हो रहा है, खुलेआम अन्याय हो रहा है, लोक कल्याण की जगह निजी कल्याण किया जा रहा है और जातिवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है, अन्याय अत्याचार की फसलें बढ़ाई जा रही हैं।
क्या नहीं हो रहा, सब कुछ हो रहा है। पीडीए अब ठोकर लगी है, जी पीडीए का कोई मतलब नहीं नहीं, होता। पीडीए की बात कर रहे हो, लिफाफा है जो अमित शाह को दिया जा रहा है हाँ, वो। पीडीए का मतलब उन लोगों ने सोचा, उनको भारतीय जनता पार्टी से तकलीफ नहीं, ना भारतीय जनता पार्टी की सोच से, ना आरएसएस। वसुता या आरएसएस के ही अंग हैं। अच्छा। हाँ, इस देश में 1925 में जो आरएसएस बनी, जी किसने बनाया? कांग्रेस ने बनाया। जो सेकुलरिज्म की बात करती है, स्थापना आरएसएस की स्थापना कांग्रेस ने की 1925। कांग्रेस जब अपनी नीतियों के कारण और जातिवादी नीतियों के कारण जब कमजोर होती नजर आई, तो वही वोट बैंक, उसी वोट बैंक ने आरएसएस को कबूल कर लिया और एक दूसरा राजनीतिक प्लेटफॉर्म तैयार किया, प्रोडक्ट तैयार किया, जिसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। मतलब गुमराह किया, गुमराह कि किया। यहाँ पे आदमी अगर नाराज हो तो हमारे ही भाई के पास जाए। हाँ, इधर जाओ या उधर जाओ, अच्छा। इधर जाओ या उधर जाओ। राजपाट की लड़ाई और राजपाट का महत्व लोग समझ ना पाए, लोग जातिवाद में उलझे रहें, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में ही उलझे रहें। जो आरएसएस, मतलब कांग्रेस आरएसएस का बाप है, अच्छा। और आरएसएस का बच्चा है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी। तो दादा हाँ। बाप और बेटे का मामला है। अच्छा। आरएसएस को दोनों संचालित कर रहे हैं। बगैर आरएसएस के कांग्रेस जिंदा नहीं रह सकती, और बगैर आरएसएस के भारतीय जनता पार्टी नहीं जी सकती। अच्छा। अब वे लोग सोचें जो अपने को सेकुलर का चोला ओढ़े घूम रहे हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे अन्य छोटी मोटी पार्टियां हों, वे लोग भी तो उन्हीं के शिकंजे में हैं। वे लोग भी, जो महागठबंधन बना जी, वो उन्हीं के तो शिकंजे में मतलब है, ये उन्हीं के रिश्तेदार हैं, उन्हीं के रिश्तेदार। दादा पोते चाचा हाँ, और ये बाबा, ये सब। नाती पनाती उन्हीं की। अच्छा। हाँ, अच्छा सर, इसी में एक बात निकल के आई कि आपने कहा, तो एक सवाल बना, तो अभी हाल ही में देखा गया रामगोपाल जो अखिलेश के बड़े खास थे, जब मुलायम सिंह यादव पार्टी शिवपाल को देने जाए थे तो अखिलेश के करीब रहे। अखिलेश ने कहा कि बसपा को वोट मत करो, और बसपा है जो बीजेपी के साथ है, मगर इनके सगे चाचा वो है जो अमित शाह से भी मिल रहे हैं, जेपी नड्डा से भी मिल रहे हैं, और एक प्रसाद हैं नेता जो काफ़ी दिन रहते हैं चर्चा में, उनके साथ भी मुलाकात करें, तो इनके घर वाले तो पूरे मिल रहे हैं। एक दो नहीं, हाँ जो इनकी टॉप लीडरशिप है हाँ। वो बीजेपी के साथ, ठीक है ना। एक दो मामले नहीं आए, ढेरों ऐसे उदाहरण हैं, प्रमाण हैं, जो ये सिद्ध करते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी से मिलकर के ही राजनीति कर रहे हैं। अच्छा। दूसरा सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो ये है कि जब जब सपा की सरकार आई यूपी में, इनके कारनामे इस तरह के रहे, इनकी खुराफातें ऐसी रहीं कि हमेशा इनकी सरकार जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से आई। 89 में मुलायम सिंह इस प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे। 89 में इस तरह का धर्म के आधार पर बखेड़े खड़ा करने का काम किया, और जो मंडल कमीशन रिपोर्ट 1990 में लागू हुई उसको कमज़ोर करने का काम किया, कि बाबरी मस्जिद में कार सेवकों पर गोली चलवाई, और जिससे हिंदूवाद को इतना बढ़ावा मिला कि 1991 में जो चुनाव हुआ, मुलायम सिंह ने इतना बड़ा वो बना दिया, फील्ड बना दी कि पूर्ण बहुमत की सरकार, जिसमें कल्याण सिंह के नेतृत्व में सरकार 1991 बनी। जी। अभी पीछे रही 17 तक सरकार सपा की रही। सपा की पूर्ण बहुमत की सरकार थी, और सपा की सरकार के बाद बीजेपी पूर्ण बहुमत में आई। हाँ। जब जब इस प्रदेश में बहन जी के नेतृत्व में बीएसपी की सरकार आई है, कभी भी बीजेपी सत्ता में नहीं आई। तो ये तो चूहे बिल्ली का खेल है। जी। और अखिलेश के भाभी, अखिलेश के भाई, अखिलेश के और चाचा, ये तमाम तो बीजेपी में हैं, खुलेआम बीजेपी में हैं। तो ये मिक्सचर है। अच्छा। मिक्सचर है, मतलब जो विचारधारा का संघर्ष है, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो ऊंच नीच, छुआछूत, अंधविश्वास और काल्पनिक कथाओं पर आधारित व्यवस्था को बनाए रखना चाहती है, अच्छा। टिकाए रखना चाहती है।
अच्छा। ये उसके पोषक हैं। और दूसरी तरफ एक विचारधारा है जिसकी अगुवाई बहुजन समाज पार्टी कर रही है, वो है समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित समाज की स्थापना। अच्छा। ना ये इधर के हैं ना उधर के हैं जो जातिवादी पार्टियां। ये लोग महाकुंभ नहाते हैं, कुंभ का विरोध करते हैं, यानी जो सोच है वो धर्म में ही लोग उलझे रहें। राजपाट जो लोक कल्याण का है उसकी तरफ इस देश के कमजोर लोग, इस देश के शेड्यूल कास्ट, इस देश के शेड्यूल ट्राइब्स, इस देश के रिलीजियस माइनॉरिटीज के लोग जो सबसे ज़्यादा दबाए और सताए जाते हैं, वो राजपाट की तरफ न सोच सकें। इन्हीं जो जातिवादी और धार्मिक जो सोच के आधार पर तमाम तरह के बवाल हैं, इन्हीं पर वो उलझे रहें। और इसमें माहिर हैं अखिलेश यादव, उनकी पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी तो है ही है। कांग्रेस समय समय पर इनका उपयोग कर लेती है। अच्छा। जब जब इनको थोड़ा बहुत अकल आने लगती, कांग्रेस इनका इस्तेमाल कर लेती है, कांग्रेस के चंगुल में आ जाती, फिर ये आरएसएस के चक्कर में। इसका मतलब ये माने अभी भी भारतीय जनता पार्टी का इस्तेमाल कांग्रेस कर रही है, सरकार जानबूझ के नहीं बना रही कि ये जो धर्म विचार जो चल रहे हैं इसको बनाया सके। भाई आप देखिए अयोध्या का जो बाबरी मस्जिद का मामला था, कहीं कोई विवाद नहीं था जी। शुरुआत किसने की? राजीव गांधी जब इस देश के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने ही रातों रात मूर्तियां रखवाई और तभी से ये विवाद बना। और जब सत्ता में आए तो सत्ता के मद में चूर करके उसको धराशायी कर दिया। दूसरी बार जब सत्ता सेंटर में भी आ गए तो इन लोगों ने मंदिर बनवा दिया। तो लोग गोल गोल घूमते रहें, धर्म के और जाति के चक्कर में घूमते रहें। इस देश का जो संविधान कहता है, इस देश की जो पुरानी संस्कृति है, जो इस देश के चाहत है, जो देश के मूलभूत मुद्दे हैं लोगों के, नागरिकों के, वे कभी हल ना हों, लोग इज्जत और स्वाभिमान की ज़िंदगी बसर न कर सकें, वो केवल जाति और धर्म के चक्कर में फंसे रहें। मतलब देने वाले ना बन सके, मांगने वाले ही हमेशा बने रहें। अच्छा। ऐसा उनका षड्यंत्र है। और इस षड्यंत्र का मुकाबला अगर कोई कर सकता है तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, जो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में जो पूरे देश में मिशन और मूवमेंट चल रहा है, वही केवल इनका ये जातिवादी ताकतों का और जो अधार्मिक ताकतें हैं, जो लोगों को शोषण का अड्डा बना करके अपना धंधा चला रहे हैं, इनका मुकाबला अगर कोई कर सकता है तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी। अच्छा। बकाए तो उनके चेले चपाटी। ठीक है सर, आखिरी सवाल, अल्पसंख्यक जो खास करके मुस्लिम समाज है उसकी जो बागदौड़ है जो संभाली जा रही है, तो बसपा बेहतर विकल्प क्यों है? बाकी पार्टियां कह रही हम उनके साथ हैं, हमारे वो साथ बने रहते हैं, चाहे सपा हो या कांग्रेस, मगर मुस्लिम समाज के लिए बसपा ने क्या किया? मानवर साहब की क्या विचारधारा थी? भाई, रिलीजियस माइनॉरिटीज का मतलब मुस्लिम नहीं होता। रिलीजियस माइनॉरिटीज का मतलब होता है जैन है, सिख है, पारसी है, बौद्ध है, मुस्लिम। क्योंकि यहाँ विशेष करके उत्तर प्रदेश में जी, और हम कहें कि पूरे भारत में लगभग धार्मिक अल्पसंख्यकों में जो इस्लाम धर्म के मानने वाले लोग हैं, उनकी तादाद सबसे ज़्यादा है, लगभग 18% के आसपास। जितना सत्यानाश भारतीय जनता पार्टी आरएसएस ने धर्म के आधार पर धार्मिक अल्पसंख्यक में विशेष करके मुसलमानों के खिलाफ आग उगली है और द्वयम नंबर का नागरिक बना के छोड़ रखा है, तो भारतीय जनता पार्टी को इस्लाम धर्म के मानने वाले लोग वोट नहीं दे सकते जी। ठीक। जब चुनाव आता है, चुनाव के टाइम पर जो उनकी दूरदर्शी की सोच होनी चाहिए वो नहीं सोच पाते। वो सोचते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को कौन हरा रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी को हराए उसी को वोट दे दो जी। और वक्त पर ये चूक जाते हैं। भाई, पहले से कौन पता लगा सके कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है? सही बात है। काउंटिंग के पहले तो नहीं हो सकता ना। मुस्लिम समाज का, जो इस्लाम धर्म के मानने वाले लोगों का, जो इस देश में
और हिंदूवादी सोच का वोट बैंक है, जिसे हम अखिलेश जिसको चला रहे हैं, समाजवादी पार्टी, समाजवाद चला रहे हैं, ये ऐसे कुछ तमाम नाटकबाजी करते हैं कि अगर मस्जिद की रक्षा कर सकेगा तो समाजवादी पार्टी कर सकेगी, अगर इस्लाम धर्म की रक्षा कर सकेगा तो ये समाजवादी पार्टी के लोग कर सकेंगे। कांग्रेस का भी नाम ले लेते हैं लोकसभा कभी लोकसभा के चुनाव में। हाँ। कांग्रेस तो ये दुश्मन को हाँ। उकसाने का काम करते हैं। अच्छा। समाजवादी पार्टी का बहुत बड़ा हाथ है बाबरी मस्जिद को ध्वस्त कराने में, बहुत बड़ा हाथ। और इसी बात को लेकर के मुल्ला मुलायम बना, भाई कार सेवकों पर गोली चलाई, कितने मरे कितने न मरे ये रिकॉर्डेड नहीं, लेकिन इस तरह का हल्ला बनाया गया, इस तरह की सीडी पेश करके गांव-गांव दिखाई भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कि मुलायम सिंह ने हजारों कार सेवकों को गोलियों से भून दिया। ठीक, मुल्ला मुलायम की उपाधि मिल गई। मतलब 8%। ये दिमाग नहीं लगाया जा रहा है कि पूरे प्रदेश में यादव मुश्किल से 7% है। बिल्कुल 7% वाला कह रहा है कि हम 18% वालों के जान माल ईमान और मजहब की हिफाजत करेंगे जी। 18% के लोग अगुवाई क्यों नहीं करते हैं? सही बात है। हा? बिल्कुल सही बात। और इधर बहुजन समाज पार्टी में शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के लोग 26% है उत्तर प्रदेश में जी। तमाम ओबीसी के लोग भी बहुजन समाज पार्टी से जुड़े हुए लोग, तो लगभग ये मान लीजिए कि 26, 27, 28 ये 18% अगर बीएसपी के साथ जुड़ जाएं तो ये करीब 36% हो जाते हैं। हाँ, जिस पार्टी को 33% यूपी में वोट मिल जाता है वो हुकूमत पर आ जाती है, सत्ता पर आ जाती है जी। उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने के लिए किसी भी पार्टी को 33% वोट की जरूरत है जी। केवल रिलीजियस माइनॉरिटीज के लोग बहकावे में ना आए, गुमराह ना हों। जो 18% के लोग हैं, 8% के लोग कैसे ठेकेदारी उनके जान माल ईमान और मजहब की लेते हैं जी। ये अगर ठीक से सोचें, ठंडे दिमाग से सोचें, वो ये चाहें कि भारतीय जनता पार्टी परास्त हो, भारतीय जनता पार्टी उनके लिए नंबर 1 की दुश्मन है, ये मान के चल रहे हैं, तो फिर अगर भारतीय जनता पार्टी को परास्त करना है तो एक ही विकल्प है और वो है बहुजन समाज पार्टी। अगर पूरी ताकत के साथ बहुजन समाज पार्टी के साथ चले आते हैं तो फिर कोई ताकत नहीं है उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी को बचा सके। अच्छा, ये साफ साफ इन्होंने बताया कि नए एक्सपेरिमेंट करने से अच्छा है पुरानी विचारधारा और पुराने लोगों के जो आप सफल हो चुके हैं उसी को फिर से एक्सेस कर लीजिए, और उसको एक्सेस करने के बाद आप सरकार बनाइए, और सरकार बनने के बाद आपने तमाम काम देखे हैं। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती यूनिवर्सिटी देख लीजिए, आपको रहने के लिए आवास देख लीजिए, तमाम लोगों को वो शायद भत्ता भी मिला है। हाँ, तो ये जो काम हुए हैं वो साफ साफ बताता है आपको गुलामगिरी से शासक बनाने का रास्ता जो तय कराता है वो बहुजन समाज पार्टी है। इस पर इन्होंने बात बताई। आपको कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट करके आप बता सकते हैं। अगर ये एक्सपेरिमेंट आपको अच्छा लग रहा है तो लोगों को शेयर कर देंगे तो वो भी जान लेंगे। और आप ये देखिए कि रिश्ता वही सोच नहीं वाली बात चल रही है, तमाम लोग बनाए गए हैं इसीलिए कि आप भ्रमित रहें, अपने विचारों से आप जुड़ ना पाएं, अपने लोगों के साथ आप खड़े ना हो पाएं। ये हमारी बात हुई दिनकर जी से, तमाम मुद्दों की बात रखी। कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।